Good morning, everyone. Welcome back. Myself, Kusum Gupta, Assistant Professor in Department of Psychology, Government PG College, Ramnagar, District Nainital, उत्तराखंड. हमारा जो आज का टॉपिक है वो है MA सेकेंड सेमेस्टर के पेपर 2 से, दैट इज सोशल साइकोलॉजी या सामाजिक मनोविज्ञान, जिसमें हम यूनिट 1 पढ़ रहे हैं एट्रीब्यूशन या आरोपण. तो आज हम पढ़ेंगे आरोपण के सिद्धांत क्या है या उसकी थ्योरीज क्या है. एट्रीब्यूशन मनोविज्ञान में इस्तेमाल किए जाने वाला एक ऐसा शब्द है जो इस बात से संबंधित है कि व्यक्ति रोजमर्रा के अनुभव के कारणों को बाहरी या आंतरिक रूप से कैसे देखते हैं, और इस प्रक्रिया को समझाने वाले मॉडल को एट्रीब्यूशन थ्योरी कहा जाता है. एट्रीब्यूशन में मनोवैज्ञानिक अनुसंधान 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ फ्रिट्ज हीडर के काम के साथ, और इस सिद्धांत को हेरोल्ड केली और वीनर द्वारा आगे बढ़ाया गया. एट्रीब्यूशन थ्योरी जो है हमें कर्ट लेविन, रॉटर, एटकिंसन, हीडर, इन सब के कामों में देखने को मिलेगा. और गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट फ्रिट्ज हीडर को फादर ऑफ एट्रीब्यूशन थ्योरी कहा जाता है. और सबसे पहली बार हीडर ने एट्रीब्यूशन थ्योरी के बारे में अपनी किताब द साइकोलॉजी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में लिखा, जो कि 1958 में आई थी. So let's start with first theory, that is हीडर्स attribution theory या हीडर का आरोपण सिद्धांत. So basically फ्रिट्ज हीडर ने पारस्परिक संबंधों की प्रकृति का पता लगाने की कोशिश की और सामान्य ज्ञान की अवधारणा को स्वीकार किया. अपने इस सिद्धांत में उनका मानना यह था कि लोग स्पष्टीकरण के साथ व्यवहार का निरीक्षण, विश्लेषण और व्याख्या करते हैं. यद्यपि मानव व्यवहार की घटनाओं के लिए लोगों के पास विभिन्न प्रकार के स्पष्टीकरण हैं, लेकिन हीडर ने यह पाया कि यह 2 श्रेणियों में समूह स्पष्टीकरण के लिए बहुत उपयोगी है. और वो 2 श्रेणियां कौन सी हैं? पहला आंतरिक या जिसे हम व्यक्तिगत भी बोलते हैं, और दूसरा बाहरी या स्थितिजन्य गुण, जिसको हम एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन या सिचुएशनल एट्रीब्यूशन भी कहते हैं. जब एक आंतरिक आरोपण किया जाता है या इंटरनल एट्रीब्यूशन किया जाता है, तो दिए गए व्यवहार का कारण व्यक्ति की विशेषताओं जैसे क्षमता, व्यक्तित्व, मनोदशा, प्रयास, दृष्टिकोण या स्वभाव को सौंपा जाता है. जब एक बाहरी आरोपण किया जाता है या जब एक्सटर्नली एट्रीब्यूट किया जाता है, तो दिए गए व्यवहार का कारण हम क्या मानते हैं? जिसमें व्यवहार को देखा गया था, जैसे कि कार्य, अन्य लोग या फिर भाग्य. ये 2 प्रकार व्यक्ति के व्यवहार में संलग्न होने की बहुत भिन्न धारणाओं को जन्म देते हैं. नेक्स्ट है वीनर का एट्रीब्यूशन थ्योरी, या इसको हम बर्नार्ड वीनर का 3 डायमेंशनल मॉडल भी बोलते हैं या 3 आयामी मॉडल. वीनर ने प्रस्तावित किया कि व्यक्तियों के पास अभिनेता के आंतरिक या बाहरी उद्देश्यों के संभावित परिणामों के लिए प्रारंभिक सकारात्मक प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो बदले में भविष्य के व्यवहार को प्रभावित करती हैं. यानी किसी व्यक्ति की अपनी धारणाएं या विशेषताएं कि वे किसी गतिविधि में सफल हुए या असफल क्यों हुए, यह निर्धारित करता है कि व्यक्ति भविष्य में उन पर्टिकुलर एक्टिविटीज में कितना एफर्ट करेगा, कितना प्रयास करेगा. वेनर का सुझाव था कि व्यक्ति अपनी एट्रीब्यूशन की खोज खुद करते हैं और उनके द्वारा अनुभव किए जाने वाले व्यवहारों पर आकस्मिक गुणों का संज्ञानात्मक रूप से मूल्यांकन करते हैं. जब एट्रीब्यूशन सकारात्मक प्रभाव और भविष्य की सफलता की उच्च प्रत्याशा की ओर लेके जाता है, तो ऐसे एट्रीब्यूशन के परिणाम स्वरूप भविष्य में समान उपलब्धि कार्यों के लिए उन एट्रीब्यूशन की तुलना में अधिक इच्छा होनी चाहिए जो नकारात्मक प्रभाव और भविष्य की सफलता की कम प्रत्याशा उत्पन्न करते हैं. आखिरकार इस तरह के भावात्मक और संज्ञानात्मक मूल्यांकन
भविष्य के व्यवहार को प्रभावित करते हैं जब व्यक्ति समान परिस्थितियों का सामना करते हैं। वेनर के जो उपलब्धि एट्रीब्यूशन था उसकी 3 श्रेणियां हैं। पहला स्थिर सिद्धांत, जिसमें स्थिर और अस्थिर आ जाते हैं। दूसरा था नियंत्रण का स्थान, यानी आंतरिक और बाहरी। तीसरा था नियंत्रणीयता, यानी नियंत्रणीय या अनियंत्रित। स्थिरता व्यक्तियों की उनके भविष्य के बारे में प्रत्याशा को प्रभावित करती है। नियंत्रण मिशन पर व्यक्तियों की दृढ़ता से संबंधित है और कार्य के परिणाम के लिए भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है हमारे पास कैरोल्ड हेली का कोवेरिएशन मॉडल। हैरोल्ड केली का कोवेरिएशन मॉडल, जिसको हम लोग बोलते हैं केली का सहसंयोजन मॉडल। इस सहसंयोजन मॉडल में कहा गया है कि लोग व्यवहार का श्रेय उन कारकों को देते हैं जो किसी व्यवहार के होने पर मौजूद होते हैं, और जब ऐसा नहीं होता है तो अनुपस्थित होते हैं। इस प्रकार यह सिद्धांत मानता है कि लोग एक तर्कसंगत तार्किक फैशन में कारण संबंधी आरोप लगाते हैं, और यह कि वे एक क्रिया का कारण उस कारक को सौंपते हैं जो उस क्रिया के साथ सबसे अधिक निकटता से भिन्न होता है। हैरोल्ड केली का जो सहसंयोजन मॉडल है या फिर कोवेरिएशन मॉडल है, वो बेसिकली 3 तरह की इंफॉर्मेशन को देखता है, जिसके बेस पे हम एट्रीब्यूशन डिसीजन बनाते हैं किसी भी इंडिविजुअल के व्यवहार को लेके। पहला आ जाता है सर्वसम्मति की जानकारी, या एक ही स्थिति में और उसी उत्तेजना के साथ अन्य लोग कैसे व्यवहार करते हैं इस बारे में जानकारी लेना। दैट इज कॉल्ड एज कंसेंसस और सर्वसम्मति। सेकंड आ जाता है इसमें डिस्टिंक्टिव इंफॉर्मेशन या विशिष्ट जानकारी। इसमें क्या होता है कि कैसे एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड करता है डिफरेंट स्टिमुलाई के लिए, विभिन्न उत्तेजनाओं के प्रति कैसे एक व्यक्ति प्रतिक्रिया देता है, उसको बोलते हैं विशिष्ट जानकारी। तीसरा आ जाता है इसमें कंसिस्टेंसी इंफॉर्मेशन या संगति की जानकारी, या फिर इसमें हम इसको एक समान उत्तेजना भी बोलते हैं। इसमें हम देखते हैं कि कितना फ्रीक्वेंटली एक इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है एक सिमिलर स्टिमुलस के साथ, लेकिन डिफरेंट सिचुएशंस में। पुष्टि के इन 3 स्रोतों से हम परिप्रेक्षक व्यक्ति के व्यवहार पर आंतरिक या बाहरी के रूप में आरोपण निर्णय लेते हैं। सहसंयोजन जो मॉडल है, इसमें कई स्तर होते हैं, कई लेवल्स होते हैं। बेसिकली जो है वो है हाई और लो, यानी उच्च और निम्न। इनमें से प्रत्येक स्तर 3 सहसंयोजन मॉडल मानदंडों को प्रभावित करता है। उच्च सहमति तब होती है जब बहुत से लोग किसी घटना या रुचि के क्षेत्र पर सहमत हो सकते हैं। कम सहमति तब होती है जब बहुत कम लोग सहमत हो सकते हैं। उसी तरह से उच्च विशिष्टता तब होती है जब घटना या रुचि का क्षेत्र बहुत ही असामान्य होता है, जबकि कम विशिष्टता तब होती है जब घटना या रुचि का क्षेत्र काफी सामान्य होता है। उच्च निरंतरता तब होती है जब घटना या रुचि का क्षेत्र लंबे समय तक जारी रहता है, और कम स्थिरता तब होती है जब घटना या रुचि का क्षेत्र जल्दी से दूर जाता है। नेक्स्ट मॉडल आ जाता है हमारे पास, विच इज कॉल्ड एज जॉन्स एंड डेविस थ्योरी, यानी इसको हम बोलते हैं संवाददाता अनुमान सिद्धांत, जॉन्स एंड डेविस के द्वारा। संवाददाता निष्कर्ष बताते हैं कि लोग किसी व्यक्ति के बारे में अनुमान लगाते हैं जब उनके कार्यों को स्वतंत्र रूप से चुना जाता है, और वो कारण अप्रत्याशित होते हैं और परिणाम स्वरूप कम संख्या में वांछनीय प्रभाव होते हैं। एडवर्ड जोन्स और कीथ डेविस के संवाददाता अनुमान सिद्धांत के अनुसार लोग व्यवहार के संदर्भ की समीक्षा करके संवाददाता निष्कर्ष निकालते हैं,
यह वर्णन करता है कि किस तरह से लोग व्यवहारिक साक्ष्य से किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत विशेषताओं का पता लगाने का प्रयास करते हैं और लोग 3 कारकों के आधार पर अनुमान लगाते हैं। वो कारक हैं पसंद की डिग्री, व्यवहार की अपेक्षा और किसी के व्यवहार के प्रभाव। ये था हमारे थ्योरीज ऑफ एट्रीब्यूशन यानी आरोपण के सिद्धांत। That's all for today. Thank you very much.